Namaskar to everyone. Again, this is Neha Rajput. We are here to learn about the previous year question of psychology. तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5 E's ऑफ लर्निंग से. ठीक है. तो 5 E's ऑफ लर्निंग होते क्या हैं, हम किस तरीके से आजकल सीखते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें 5 E's इंपॉर्टेंट आ जाते हैं. आपको ये सारे E's याद होने चाहिए. इनका एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस आपको याद ही होना चाहिए. सबसे पहले बच्चे को एंगेजमेंट फेज़ में लाया जाता है, फिर वो एक्सप्लोर करता है, उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, फिर फोर्थ आता है वो इलेबोरेट करता है, फिर फिफ्थ आ जाएगा इवेलुएशन करेगा. ठीक है. तो आप ये याद कर सकते हैं, पहले एंगेजमेंट, फिर एक्सप्लोरेशन, एंड देन उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, फिर इलेबोरेशन एंड देन इवेलुएशन. तो देखिए एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, इनमें प्रॉपर इनके बारे में दिया होता है और आपको बताना होता है कि कौन सा ई है ऑफ लर्निंग का. स्टूडेंट वर्क और एनी डिज़ाइंड एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो जो एक्टिविटी होगी उसमें क्या करेंगे, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. जो भी हम उन्हें काम दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा. ठीक है. और वो उससे करना शुरू कर देंगे, रुचि लेना शुरू कर देंगे. एंगेजमेंट यहाँ पर आ जाएगी बेसिकली. असाइनमेंट रिलेट देयर प्रीवियस नॉलेज, हाँ, और यहाँ पर जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होगी वो एक्टिव हो जाएगी. तो याद रखना है, एंगेजमेंट फेज ऐसा होता है जिसमें उनकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो एक्टिव हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लोरेशन फेज. इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द फिनोमिना. अब यहाँ पर कंक्रीट एक्सपीरियंस वो लेने लगेंगे, मतलब मूर्त अनुभव उन्हें प्राप्त होने लगेंगे. यहाँ पर वो चीज़ों में जिस टास्क में उन्हें लाया गया है वो पूरा करेंगे और मूर्त अनुभव प्राप्त करेंगे. दे डेवलप्ड अ ग्रोइंग ऑफ एक्सपीरियंस विद द फिनोमिना, है ना, एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद, ये देखिए यहाँ आ गए हम थर्ड पर, एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए कहाँ हैं हम, पता चल रहा है आपको यही नहीं पता हम कहाँ बात कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन जो होता है वो है लर्नर बिगिन टू पुट द एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस. मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया है, एक्सप्लोरेशन के अंदर वो मूर्त अनुभव लेते हैं और एक्सप्लेनेशन के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है कि मूर्त अनुभव और अमूर्त अनुभव किस में लिए जाएंगे. तो एक्सप्लोरेशन में वो मूर्त अनुभव लेंगे और एक्सप्लेनेशन में वो लेंगे अमूर्त अनुभव. अब मूर्त और अमूर्त क्या होता है. मूर्त के अंदर सामने आपकी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 2 ग्लास दूँ और वो ग्लास में एक में कम पानी एक में ज़्यादा, तो आप ये देखकर समझ पाओगे किस में ज़्यादा है किस में कम है. यहाँ पर ये मोड आप जिस चीज़ को टच करके फील करके अनुभव प्राप्त कर रहे हैं या फिर देखकर. पर अगर मैं आपको बोलूँ अब कि हमारे पास 2 ग्लास हैं, उनकी हाइट है, फॉर एग्जांपल वही हाइट में प्रॉपर मेज़र कर दूँ और उसके बाद मैं ये बोलूँ कि एक आधा फिल है और एक आधे से ज़्यादा फिल है, तो किस में ज़्यादा पानी होगा. यहाँ मैं आपको ग्लास नहीं दिखाऊंगी, मैं बस उनका मेज़रमेंट बताऊंगी. तो अमूर्त अनुभव में आप इमेजिन करते हो चीज़ों को और मूर्त में आप सामने देखते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो. समझ में आया आपकी. Learner begin to put the abstract experience and clarify their misconception through discussion in the classroom. इसके अंदर वो डिस्कशन करना भी शुरू कर देता है कौन, लर्नर. उसके बाद आ जाता है इलेबोरेशन. ये देखिए यहाँ पर आ गए हम. इलेबोरेशन के अंदर आएगा, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज टू न्यू सिचुएशन. इलेबोरेशन में मतलब वो और भी ज़्यादा पहले से चीज़ों को वो कर रहा है, उसमें इलेबोरेट कर रहा है. तो यहाँ पर जो भी नॉलेज उसने अब तक बनाई है वो नई नई सिचुएशन में उसे अप्लाई करेगा कि वो सही है या फिर नहीं है. ठीक है. विच में इंक्लूड रेजिंग न्यू क्वेश्चन, इसमें वो नए नए क्वेश्चन पूछ सकता है. एंड हाइपोथेसिस टू एक्सप्लोर, और नए नए हाइपोथेसिस वो क्या कर सकता है, बना सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इवेल्युएशन. ठीक है. इवेल्युएशन मतलब लास्ट में वो जांच करेगा. इवेल्युएशन फेज मतलब हम जांचेंगे. इट इज़ ऑन गोइंग डायग्नोसिस प्रोसेस दैट अलाउ यू टू डिटरमाइन वेदर द लर्नर हैज़ अटेन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट एंड नॉलेज. लास्ट में हम ये देखेंगे, ये डायग्नोस करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि जो बच्चा है उसे जो हमें सिखाना था वो उसने समझा या फिर नहीं समझा, और जो भी समझा
वो किस हद तक उसे समझ में आया। तो ये 5 वेज़ ऑफ लर्निंग थे। होपफुली ये सभी आपको समझ में आएँगे। पढ़ लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का सोशल एस्पेक्ट क्या होता है? तो इसके अंदर आता है we speak differently to different person about the subject, such as we do not talk to our parent about what happened in school the same way as we speak to our friends। ये देखिए, ये बहुत अच्छा था। मतलब अगर कोई हमें बस, हम अगर देसी लैंग्वेज में ये बोले ना, कि क्या होता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसे बोलूँगी अबे चल बाहर घूमने चलेंगे। पर अगर मेरी कोई ऐसी मतलब कोई दीदी हैं टाइप जिनकी मैं इज़्ज़त करती हूँ और मुझे उनके साथ घूमने चलना है, तो मैं उनसे बोलूँगी दीदी प्लीज़ आप मेरे साथ चलोगी, घूमने चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब आप पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जिस तरीके से हम ये सेम तरीका नहीं हो सकता कि हम सबसे सेम तरीके से बात करें। समझ में आ गया? और इसीलिए मेंशन है हर 15 से 20 किलोमीटर पर हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। समझ में आया आपकी? ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो आपको आने चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है इनहिबिटरी के बारे में। डिसइनहिबिटरी हमने नहीं करा है, बट इनहिबिटरी हमने ज़रूर करा है। इसे डिसइनहिबिटरी करना, हिबिटरी नहीं। देखो ये वाला डिसइनहिबिटरी है ये। तो इसमें देखिए जो इनहिबिटरी होता है इसका हिंदी में मतलब होता है निरोधात्मक प्रभाव। निरोधात्मक प्रभाव में आप क्या करते हो? आप रोकते हो खुद को, है ना? रोकते हो कोई भी चीज़ करने से जो आपका मन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आपका कोई फ्रेंड है और उसने गोल्ड की चेन ली है बहुत प्यारी सी और आपको भी पसंद है, तो आपका मन करेगा भैया काश मेरे भी पास हो, ये है वो है। मतलब अगर इन केस आपका मन उसे लेने का भी करता है तो आप अपने आप को रोकोगे। मतलब यहाँ पर इनहिबिटरी आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें मॉडल से रिलेट करके दिया हुआ है। इनहिबिटरी का मतलब ही खुद की इच्छाओं को सप्रेस, डिजायरेबल जो हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें सप्रेस करना होता है। पर क्वेश्चन सेम वे में नहीं आ सकता जिस वे में आपने पढ़ा है, तो आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है इट इज़ कंसर्न्ड विद द सप्रेशन। सप्रेशन आ गया, इनहिबिटरी में सप्रेशन आता है ऑफ डेविएट बिहेवियर ऑफ द मॉडल। जो मॉडल का डेविएट, जो परिवर्तनशील बिहेवियर है या फिर विचलित बिहेवियर है, व्यवहार है, यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ द ऑफ सी द मॉडल पनिश्ड फॉर एंगेजिंग इन द सेम बिहेवियर। इसमें देखो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एक बच्चा टीवी देख रहा है। उसने देखा कि कार्टून चल रहा है, उसमें बच्चा शरारत कर रहा है उसके घर पे पेरेंट्स ने, और वो बेड पे कूद रहा है, इधर उधर कूदा, ठीक है। तो और मज़े आ रहा है, उसे बहुत मज़े आ रहे हैं। तो जो बच्चा वो टीवी देख रहा है वो भी सोचेगा मैं भी ये करूँगा। पर जैसे ही उसकी मदर आई, ठीक है, जो कार्टून है उसमें उसकी मदर आती है, उसे वो पीटती है। तो जो बच्चे ने टीवी देखा तो उसने ये सीखा कि भाई नहीं, अगर मदर घर में नहीं है तो हमें ये शरारत नहीं करनी, हमें कहीं ना कहीं पिटाई हो सकती है हमारी। समझ में आया? तो इच्छा तो उसकी हुई थी, पर सेम बिहेवियर वो करना भी चाह रहा था, पर उसे पता चला कि भाई नहीं, उसकी पिटाई हुई है तो हमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर वो अपने इस बिहेवियर को सप्रेस कर देगा। अब डिसइनहिबिटरी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इसका, है ना? कि अगर जो हमारा मॉडल है, जो जिसे देखकर हम सीख रहे हैं, वो ऐसा बिहेवियर कर दे जिससे कि उसे अवार्ड मिले, तो हम भी वो बिहेवियर करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप क्लास ले लो। क्लास में अगर किसी ने आंसर किया, आपकी कोई फेवरेट टीचर है बहुत, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही है, आपको बहुत मज़े आते हैं, तो किसी ने आंसर करा तो टीचर ने उसे हेलो मिलाया, तो आप ये सोचोगे नेक्स्ट टाइम मैं भी आंसर करूँगा ताकि मुझे भी ये हैंडशेक की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। शायद आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। देखो द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इन्वॉल्विंग। देखो ये मैंने पॉइंट्स इसीलिए लिख लिए थे कि बस एक बार पढ़ते ही ये ना लगे अच्छा ये कुछ नया है। तो ये पूरा मतलब नॉर्मल चीज़ ही है। जैसे आप काउंटिंग कैसे करते हो, या तो ऑर्डिनल नंबर में करोगे, कार्डिनल नंबर में करोगे, है ना, 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग कहाँ कहाँ पर की जा सकती है, उसकी क्या क्या मतलब किन किन एक्टिविटी के थ्रू। तो ये भी
कोऑपरेटिव लर्निंग में आ जाएगा ग्रुप एक्सप्लोरेशन आ जाएगा, जिक्सा आ जाएगा, टीम अचीवमेंट डिवीज़न ये भी आ जाएगा, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न ये भी इसके अंदर आएगा, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ ये सारी होती हैं। और जिक्सा इसमें थोड़ा वो नया है, अगर किसी को नहीं पता हो तो जिक्सा होती है, आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, उस पे कोई पेंटिंग है, उसे क्या कर दें आप, मतलब एक पजल टाइप का बना लें, उसे रिजॉल्व करें, तो ऐसे आपका माइंड भी एक्टिव सा हो जाता है। ठीक है, तो वो जिक्सा होता है। नेक्स्ट आ जाएगा इंट्यूशनल थिंकिंग। इंट्यूशनल थिंकिंग के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए थे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमें ये लगता है, अगर हमने कंक्रीट मटेरियल देख लिया तो हम वहाँ पर इंट्यूशनल थिंकिंग नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर कंक्रीट मटेरियल में इंट्यूशनल थिंकिंग आएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट विद कंक्रीट मटेरियल। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो कंक्रीट मटेरियल के साथ, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ आइडियाज़ इन वेरियस कंक्रीट वे, और वो भी कंक्रीट वे में, तो इंट्यूशनल थिंकिंग होती है। इंट्यूशन क्या होती है, कहीं ना कहीं हम गट वे बोलते हैं ना कि अरे मुझे ये लग रहा है ना। तो इसमें देखो ये भी मेन पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन नोइंग हाउ, ये आपको ये नहीं बताएगी कैसे, या फिर इट टेल्स अस नथिंग अबाउट द वैलिडेशन प्रोसीजर, ना आपको ये कोई वैधता देगी, क्योंकि आपको ये लग रहा होता है, वो एक्चुअल में है या नहीं है ये नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे घर में कोई आने वाला है, तो इसका मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, बस एक गट फीलिंग है। तो इस तरीके ये वो हो जाएगी। नोइंग हाउ, नहीं पता मुझे कैसे लग रहा है, तो वैलिडेशन नहीं होगी आपके पास इसके बारे में, तो इंट्यूशन तो गट ही होता है ना। नेक्स्ट आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोल्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैथमेटिक्स। ये देखिए, ये भी जॉर्ज पोल्या ने दो ऑब्जेक्टिव दिए हैं मैथमेटिक्स के, वो एक तो दिया है ब्रॉडर, दूसरा दिया है नैरोयर। अब जो नैरो है उसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा है संकीर्ण, संकीर्ण मतलब कम, इसमें केवल और केवल आप जो स्किल डेवलप कर ले, नॉर्मल चीज़ें डेली लाइफ से रिलेटेड। पर ब्रॉडर क्या आ जाएगी, जब आप कोई चीज़ बहुत डेप्थ में अच्छी तरीके से सीखते हो, वो सब आ जाएगा ब्रॉडर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये रीडिंग अ वॉच, फेस टू फेस टेल द टाइम, रीअप्लाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ टेलिंग टाइम। अगर आप क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग अ वॉच, फेस टू टेल द टाइम, तो ये क्या होती है कि आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हो कंसेप्ट को, कि आप टाइम कैसे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा था। मतलब शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग में एक्चुअली होती है जो कि वोकैबलरी को डेवलप करने के लिए यूज़ करी जाती है, उसको शॉर्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अब ये लैंग्वेज थीम। ठीक है, लैंग्वेज थीम क्या होता है, लैंग्वेज थीम आर कवर्ड अंडर कल्चर एस्पेक्ट, क्योंकि हमारी संस्कृति में भाषा आती है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ग्लोबल इश्यूज आर कवर्ड अंडर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ एस्पेक्ट। जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे पर्यावरण और हेल्थ एस्पेक्ट में। क्यों भाई, अब हेल्थ एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट वीक हो रहा है तो उससे हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ग्लोबल इशू है एक, तो वो ग्लोबल इश्यूज किस में आएंगे, एनवायरनमेंट और हेल्थ एस्पेक्ट में आ जाएंगे। लास्ट आ जाएगा अब ये अथोरिंग प्रोग्राम। जो अथोरिंग प्रोग्राम होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो टीचर को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए उनकी अपनी प्रैक्टिस। अब वो ये प्रैक्टिस कैसे, जैसे कि वो डिजिटल एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करे, लर्निंग मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट के लिए भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, असेस करने के लिए भी, तो वो अथोरिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही।